नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी के PCS एकेडमी में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं UPRO की टेस्ट सीरीज है। टेस्ट 5 है, नहीं टेस्ट नंबर 6 है ये। ठीक है, ये फुल टेस्ट होगा। जैसे कि हम सब्जेक्ट वाइज अभी तक देख रहे थे, वो उसमें 140 क्वेश्चन थे, इसमें भी 140 हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट वाइज नहीं होगा, फुल टेस्ट होगा। ठीक है, तो इसमें भी हम ऐसे ही देखेंगे 50 क्वेश्चन पार्ट 1 में, 50 क्वेश्चन पार्ट 2 में और 40 क्वेश्चन पार्ट 3 में। पार्ट 3 में चलिए शुरू करते हैं 1 से लेकर 50 क्वेश्चन तक। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर का प्रतिवेशी आसपास, प्रतिवेशी का मतलब आसपास का क्षेत्र कहा जाता है? अमलैंड, हिंटरलैंड, ए तथा बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए, अमलैंड और हिंटरलैंड, इसमें हो जाएगा आपका दोनों सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही। अमलैंड शब्द का जो प्रयोग है वो किसने किया था? देखिए, अमलैंड शब्द का प्रयोग किसने किया था? ये किया था आंद्रे एलिकस ने। आंद्रे एलिकस द्वारा इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। यदि बात करें हम हिंटरलैंड की, हिंटरलैंड का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? चिसोल्म ने किया था। चिसोल्म द्वारा किया गया था। जैसे कि अमलैंड मतलब, देखिए अम का मतलब होता है, अम का अर्थ क्या होता है? अम का अर्थ होता है चारों तरफ, चारों तरफ होता है। और यदि बात करें लैंड की, तो लैंड का मतलब क्या होता है? वो होता है भूमि। तो इसका अर्थ क्या हुआ? नगरों के चारों तरफ की भूमि, नगरों के चारों तरफ की भूमि। यदि बात करें हम हिंटरलैंड की, तो हिंटरलैंड में ये आंतरिक और भीतरी क्षेत्र दोनों होता है। आंतरिक और भीतरी क्षेत्र, ये दोनों होते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कि शहर है, शहर हुए, बंदरगाह हुए, शहर या पोर्ट या उसके आसपास का क्षेत्र, उसके आसपास का क्षेत्र, उससे जैसे कि वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति करता है ये उसको, और उसी से प्रभावित भी होता है। आसपास के क्षेत्र को या स्थान को वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति करता है और उससे प्रभावित भी होता है। इनकी एक चिसोल्म की एक बुक है, कौन सी बुक है? हैंडबुक कॉमर्शियल ज्योग्राफी, हैंडबुक कॉमर्शियल ज्योग्राफी, तो ये भी ध्यान रखेंगे। कॉमर्शियल ज्योग्राफी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, समुद्र तल के निकट, समुद्र तल के निकट नदियों के अपरदन के परिणाम स्वरूप निर्माण होता है संप्रदाय मैदान का, लोयस मैदान का, कास्ट मैदान का, हिमानी मैदान का। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, संप्राय मैदान का। यदि बात करें संप्राय मैदान के निर्माण की, निर्माण कैसे होता है? देखिए, समुद्र तल के जो निकट अपरदन होता है, समुद्र तल के निकट
जो अपर्दन होता है उसके परिणाम स्वरूप इसका निर्माण होता है संप्राय मैदान का। जैसे कि कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं इसके, जैसे कि अरावली क्षेत्र। अरावली क्षेत्र किसका है? संप्राय मैदान का अरावली क्षेत्र, ये अपर्दन से। और जैसे कि मिसिसिपी, मिसिसिपी। और कौन सा हो जाएगा? पेरिस बेसिन, पेरिस बेसिन। तो ये भी ध्यान रखेंगे। यदि बात करें हम लोयस मैदान की, तो लोयस का निर्माण कैसे होता है? ये होता है पवन के द्वारा, पवन के अपर्दनात्मक कार्यों के फलस्वरूप होता है। इसका जो एग्जाम्पल देख सकते हैं इसका, तो कौन सा हो सकता है? जैसे कि राजस्थान में देखा जा सकता है मरुस्थल। और कास्ट मैदान की बात करें, कास्ट मैदान का निर्माण जो होता है वो किस में होता है? चूना पत्थर में, चूने पत्थर से होता है, चूना पत्थर वाले प्रदेश में, हिमानी की बात करें, ये कैसा होता है? समतल और मंद ढाल होता है, समतल और मंद ढाल होता है। इसमें क्या होता है? ग्लेशियर जो होते हैं उसके पीछे हटने के कारण और जलधाराओं के निक्षेपित रेत और बजरी से निर्मित होता है हिमानीकृत मैदान। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, एक तरफ घाटियाँ दी हुई हैं और दूसरी तरफ अवस्थिति दी है। आपको पता होना चाहिए घाटियाँ किसे कहते हैं। किसे कहते हैं घाटियाँ? जैसे कि पहाड़ होता है, पहाड़ या पहाड़ियों के बीच की जो भूमि होती है उसका एक निचला भाग होता है और लंबा और संकीर्ण क्षेत्र बोला जाता है उसको। तो उसमें अक्सर क्या होता है? जिसमें नदी धारा बहती है उसको हम घाटी कहते हैं। ठीक है, तो रेविड घाटी के सामने दिया हमें हांगकांग, और हैप्पी घाटी के सामने दिया यूएसए, हंटर घाटी के सामने दिया पाकिस्तान, स्वात घाटी के सामने दिया ऑस्ट्रेलिया। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इनमें राइट होगा। देखिए रेविड घाटी कहाँ है? रेविड घाटी आपके यूएसए में। हैप्पी घाटी कहाँ है आपकी? हैप्पी घाटी आपकी हांगकांग चीन में। हंटर घाटी बात करें ऑस्ट्रेलिया में है। स्वात घाटी की बात करें तो वो है आपकी पाकिस्तान में। कौन सा राइट हो जाएगा? ए का 2 बी का फर्स्ट। ए का 2 एक में ही मिल रहा है वैसे तो, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक भ्रंश नदी घाटी में स्थित है? टिटिकाका, बैकॉल, चार्ड, विक्टोरिया। झील की बात करें, झील किसे कहते हैं? ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ताकि आगे जैसे कि इसी को ऑप्शन को उठा कर दे दिया जाए झील किसे कहते हैं, उसकी 4 व्याख्या दे दी जाए, तो आपको पता होना चाहिए इस तरीके से। ठीक है, किसे कहते हैं? जल का एक बड़ा भाग, प्राकृतिक जलाशय, जो चारों ओर से स्थलखंड से या जमीन से घिरा हो, उसको हम झील कहते हैं। ठीक है, अब बात करें हम भ्रंश घाटी की। भ्रंश घाटी में क्या होता है? देखिए, एक ऐसी घाटी जो 2 भ्रंश रेखाओं के बीच, ये मानिए एग्जाम्पल से समझिए, ये है और ये मान लीजिए जब बीच का भूखंड नीचे धंस जाए और ये ऊपर किनारों की चट्टानें ऊपर उठ जाएं, तो उसको क्या कहते हैं? भ्रंश घाटी कहते हैं। भूखंड के नीचे धंसने, ये भूखंड जो है नीचे धंस रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? भ्रंश घाटी कहेंगे। तो इसमें कौन सा होगा आपका? इसमें होगा आपका विक्टोरिया झील। अब बात करें टिटिकाका की। टिटिकाका कहाँ है? ये है आपकी पेरू और बोलीविया में, पेरू और बोलीविया। यदि हम इनकी बात करें पेरू और बोलीविया की, तो ये कहाँ है आपका? दक्षिण अमेरिका में मिलेंगे देखने को। ठीक है,
बैकाल झील की बात करें तो ये कहाँ है आपकी, ये है आपकी रूस में। चाड की बात करें, चाड कहाँ है, चाड अफ्रीका में, जैसे कि कैमरून, नाइजीरिया, नाइजर, ये सब के संगम पे है, जैसे कि पश्चिमी अफ्रीका में। ठीक, अब विक्टोरिया की बात करें, ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, ये भी ध्यान रखेंगे, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील। भ्रंश घाटी में तो स्थित है, लेकिन ये चीज़ ये और है, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील भी है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऊर्जा संयंत्र के सामने दिया संबंधित राज्य, पतरातू के सामने दिया झारखंड, ग्वाल पहाड़ी के सामने दिया हरियाणा, चमेरा के सामने दिया पंजाब और मुपंडाल के सामने तमिलनाडु। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए, पहाड़ी की बात करें, पहाड़ी किसे कहते हैं, जैसे कि आसपास की भूमि है, आसपास की भूमि से ऊंची उठी हुई, मान लीजिए ये है, आसपास की भूमि से ऊंची उठी हुई इस तरीके से कुछ, जिसका एक शिखर भी होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पहाड़ी कहते हैं। ढाल कैसा होता है इसका, ऊंचा ढाल होता है, और ये पहाड़ों की तुलना में कम होती है, पहाड़ी जो होती है पहाड़ों की तुलना में कम होती है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए अब राज्य देख लेते हैं हम। पतरातू कहाँ है आपका, झारखंड में, और ग्वाल पहाड़ी कहाँ है आपका, हरियाणा में, और चमेरा की बात करें, चमेरा कहाँ है, हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश, और मुपंडल कहाँ है, तमिलनाडु में। आपका कौन सा राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये क्या है, जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र है, चमेरा जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या है, 2500 मीटर, 3500 मीटर, 4500 मीटर या 5500 मीटर। कमेंट करेंगे और बताएंगे कितनी है। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राइट, 4500। देखिए, तिब्बत के पठार का क्षेत्रफल कितना है, 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। इसका यदि एक अन्य नाम की बात की जाए तो अन्य नाम क्या है इसका, वो है चेंगतांग। चेंगतांग के नाम से भी जाना जाता है, चेंगतांग पठार। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। प्रमुख रेल मार्ग दिए हैं और जोड़ने वाले स्टेशन दिए हैं। ट्रांस साइबेरियन के सामने सेंट पीटर्सबर्ग एवं व्लादिवोस्टॉक। कनाडियन पैसिफिक के सामने दिया है हैलिफैक्स, वैंकूवर। ट्रांस एंडियन वालपरेजो एवं ब्यूनस आयर्स। केप काहिरा के सामने दिया वारसा और काहिरा। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसमें। देखिए, ट्रांस साइबेरियन कहाँ है, सेंट पीटर्सबर्ग, ये ठीक है, व्लादिवोस्टॉक तक जाता है। और कनाडियन पैसिफिक जो है हैलिफैक्स और वैंकूवर तक जाता है और जोड़ता है उनको। और ट्रांस एंडियन वालपरेजो और ब्यूनस आयर्स को जोड़ता है। और केप काहिरा किस किस को जोड़ता है, केप काहिरा ये जोड़ता है आपका काहिरा और केप टाउन को, काहिरा और केप टाउन, यानी कि वारसा की जगह हम केप टाउन लिख देंगे, केप टाउन, ये भी ध्यान रखेंगे।
ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्म पर विचार करना है। एक तरफ नगर दिए, दूसरी तरफ देश दिए। डार्विन के सामने दक्षिण अफ्रीका, लागोस के सामने नाइजीरिया, नैरोबी के सामने केनिया। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा। ऑप्शन हमारे पास 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 और उपरोक्त सभी। देखिए लागोस, नाइजीरिया, डार्विन दक्षिण अफ्रीका का नहीं है। कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया। तो ये ध्यान रखेंगे। आपका पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, तो कौन सा बचेगा हमारा? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक को बुद्धिमान मानव का निकटतम पूर्वज माना जाता है? क्रो मैग्नोन को, ऑस्ट्रेलोपिथेकस को, निएंडरथल मानव को और सेनेंथ्रोपस को। सेनेंथ्रोपस कौन सा राइट हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, क्रो मैग्नोन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है अरल सागर निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? कजाकिस्तान रूस, कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान अजरबैजान। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें हो जाएगा आपका कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है। यदि कजाकिस्तान, देखिए जैसे राजधानी पूछ लेता है तो राजधानी भी आपको इनकी ध्यान रखनी है। जैसे कि कजाकिस्तान की क्या है? अस्ताना। रूस की बात करें मॉस्को, और उज्बेकिस्तान की बात करें क्या है? उज्बेकिस्तान की ताशकंद, जो कि पूछा भी गया, ध्यान रखना है। तुर्कमेनिस्तान की बात करें वो है अशगाबाद, अशगाबाद, ये भी ध्यान रखना है। अजरबैजान की क्या है? अजरबैजान के बाकू। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार करना है। ड्रकेन्सबर्ग पर्वत, फेल्ला और उत्तर माशा अंतरीप। ऑप्शन है हमारे पास, ये क्वेश्चन है अभी। उपरोक्त में से कौन से अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 2, 3 और केवल 3। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन, 1, 2, 3 तीनों। देखिए फेल्ला कहाँ है? मिस्र में। उत्तर माशा अंतरीप किसको कहते हैं? केप ऑफ गुड होप। ड्रकेन्सबर्ग कहाँ है? ड्रकेन्सबर्ग भी दक्षिण अफ्रीका का पूर्वी भाग जो है, दक्षिण अफ्रीका का पूर्वी भाग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है एक सही सुमेलित है। पठार दिए हैं और देश दिए हैं। कोलोराडो के सामने यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, एशिया माइनर के सामने मिस्र, अनातोलिया के सामने फ्रांस और चिया पास के सामने अर्जेंटीना। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही सुमेलित है इसमें। देखिए कोलोराडो कहाँ है? आपका यूएसए में है। ठीक है। एशिया माइनर की बात करें, एशिया माइनर कहाँ है? एशिया माइनर आपका तुर्की में। एशिया माइनर कहाँ है? तुर्की में है। अनातोलिया की बात करें, अनातोलिया भी आपका कहाँ है? वो तुर्की में है। अनातोलिया भी तुर्की में, एशिया माइनर भी तुर्की में। और चिया पास कहाँ है? चिया पास है आपका मैक्सिको में। अर्जेंटीना में नहीं है, मैक्सिको में है। मैक्सिको।
दक्षिणी मैक्सिको में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, विश्व के प्रमुख खान क्षेत्र दिए गए हैं। लैब्राडोर गर्त, काराकांडा बेसिन, सुपीरियर झील और टॉम प्राइस हिल। ऑप्शन है हमारे पास लोएस्ट खनन क्षेत्र हैं और 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4 और उपरोक्त सभी। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए कौन सा राइट होगा इसमें। इसमें होगा आपका सी ऑप्शन राइट। 1 2 ये 1 3 4, 1 3 4। काराकांडा किसके लिए है? ये है आपका कोयले के लिए, कोयला या कोयले के लिए। काराकांडा कहाँ है? यह है आपका कजाकिस्तान में, कजाकिस्तान, ये ध्यान रखेंगे। लैब्राडोर, लैब्राडोर गर्त की बात करें वो कहाँ है? कनाडा के आसपास का क्षेत्र। सुपीरियर ये आपका कनाडा और यूएसए, कनाडा और यूएसए के मध्य है सुपीरियर झील, कनाडा और यूएसए के बीच। टॉम प्राइस हिल कहाँ है? टॉम प्राइस हिल है आपकी ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। तो ये भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कारक स्थानीय पवनों की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है या हैं? पर्वतों के ऊपरी भाग, तटीय भूमि, मरुस्थल। ऑप्शन है हमारे पास केवल 1 और 2 और 3 और उपरोक्त सभी। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए ये मान लीजिए पर्वतों के ऊपरी भाग हो गए। तटीय भूमि जैसा कि समुद्र वाला हिस्सा हो गया एक तरीके से, और मरुस्थल राजस्थान वाला एरिया आ गया। तो ये इसमें क्या होगा? 3 ऑप्शन राइट हो जाएंगे। ऑप्शन डी राइट होगा स्थानीय पवनों की उत्पत्ति के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नीलगिरी, नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार है तमिलनाडु राज्य, केरल, कर्नाटक और उपरोक्त सभी राज्यों में। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा। देखिए नीलगिरी देखिए यहाँ है आपका ये केरल, ये है आपका तमिलनाडु और ये है आपका कर्नाटक। ये मानिए तो ये इतने बीच में है क्या? नीलगिरी। तो ये ध्यान रखेंगे, तीनों में है, आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी और पश्चिमी सुदूर बिंदुओं क्षेत्रों के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। इसका क्या कारण है 2 घंटे का अंतर का? ऑप्शन ए है भारत का विशाल देशांतरीय विस्तार, भारत का विशाल अक्षांशीय विस्तार, उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय विभाजन और घूर्णन का, पृथ्वी का घूर्णन। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए सबसे पूर्वी जिला यदि बात करा जाए, पूर्वी जिला कौन सा होगा सबसे पूर्वी? तो वो हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, सबसे पूर्वी। और सबसे पश्चिमी की बात करें वो कौन सा हो जाएगा? गुजरात, गुजरात। अब इसका जो देशांतरीय विस्तार है, देशांतरीय विस्तार है 68 7 97 25। पूरब। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा आपका? इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भारत का विशाल देशांतरीय विस्तार, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। त्रिपुरा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। सिक्किम प्रदेश की सीमाएं 3 देशों से स्पर्श करती हैं। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, दोनों सही दोनों गलत। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा।
देखिए यहाँ मेघालय और यहाँ देखें तो त्रिपुरा। त्रिपुरा ये कह रहा राज्य, त्रिपुरा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और सिक्किम की जो सीमाएं हैं, सिक्किम है आपका यहाँ के, ये देखिए यहाँ भूटान है, यहाँ आपका बांग्लादेश है, बांग्लादेश है, यहाँ आपका नेपाल है, ऊपर चीन में हो जाएगा, चीन या तिब्बत। तो कितने से हो गया, 1 2 3। तो ये तो ठीक है। और ये कह रहा है 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो तीनों तरफ से ही घिरा हुआ है। इधर भी बांग्लादेश की सीमा ये, और ये यहाँ पश्चिम बंगाल है आपका ऊपर, थोड़ा सा यहाँ नीचे, ठीक है। तो ये भी आपका ठीक होगा, तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। हाइड्रोपोनिक्स के सामने दिया है जल में पौधों को उगाना, हॉर्टिकल्चर के सामने बागवानी, विटीकल्चर के सामने अंगूर की खेती, और एपीकल्चर के सामने रेशम कीट पालन। कौन सा राइट हो जाएगा इसमें? देखिए इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। एपीकल्चर रेशम कीट पालन से नहीं है, किससे है? मधुमक्खी पालन से है, मधुमक्खी। विटीकल्चर अंगूर से हो गया, हॉर्टिकल्चर बागवानी से हो गया, हाइड्रोपोनिक्स जल में पौधों का उगाना एक है, एरोपोनिक्स करके, तो वो होता है वायु में पौधों का उगाना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वायुमंडल में सबसे कम आयतन ओजोन द्वारा धारण किया गया है, और सेकंड है ओजोन केवल समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन है हमारे पास केवल 1 केवल 2, दोनों सही दोनों गलत। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। देखिए वायुमंडल में सबसे कम आयतन ओजोन द्वारा धारण किया गया है, सही बात है। ओजोन केवल समताप मंडल में पाई जाती है, ये जरूरी नहीं, निचले क्षोभ मंडल में भी पाई जाती है, निचले क्षोभ मंडल में। इसकी कई लेयर होती हैं, जैसे कि क्षोभ मंडल हो गया, समताप मंडल हो गया, मध्य मंडल हो गया, ताप मंडल हो गया, बहिर्मंडल हो गया, तो कई सारी परतें होती हैं। ठीक, जैसे कि क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल और ये समताप मंडल के बीच कौन सी सीमा आएगी? क्षोभ सीमा। समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में कौन सी आएगी? समताप सीमा। मध्य मंडल और ताप मंडल के बीच में ताप सीमा। तो इस तरीके से ये भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्रोह में से कौन सबसे पहले घटित हुआ? रामोसी विद्रोह, गढ़कारी विद्रोह, रंगपुर विद्रोह, नील विद्रोह। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए रामोसी विद्रोह की बात करें तो वो कब से कब तक हुआ था? 1822 से 26 के बीच। कहाँ? महाराष्ट्र मराठों द्वारा, मराठा जो कृषक होते थे उनके द्वारा। गढ़कारी की बात करें 1844, ये भी महाराष्ट्र के ही कृषक थे, महाराष्ट्र के कृषकों द्वारा हुआ था। यदि बात करें रंगपुर की, ये 1783 में हुआ। कहाँ? पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल, ये भी ध्यान रखेंगे। नील विद्रोह की बात करें, ये हुआ था 1859 में, ये भी कहाँ हुआ है? आपका पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल में हुआ है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका 1700, सबसे पहले घटित हुआ था 1783। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है, और कारण है बेंटिक का दृष्टिकोण भारतीय समाचार पत्रों के प्रति उदार था। ऑप्शन है हमारे पास ए आर दोनों सही व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही व्याख्या नहीं करता है,
और ए सही है, आर गलत है, और ए गलत है, आर सही है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इनमें से। देखिए, समाचार पत्रों का जो मुक्तिदाता है किसे कहा जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक को नहीं कहा जाता, चार्ल्स मैटकॉफ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चार्ल्स मैटकॉफ। तो ये ध्यान रखेंगे, इन्होंने लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन प्रेस एक्ट इनके समय लागू हुआ था। कौन सा? लिबरेशन ऑफ इंडियन प्रेस एक्ट। ठीक, तो इसमें पहला गलत हो जाएगा और आर सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है निम्नलिखित ब्रिटिशकालीन आयोग या समितियों तथा उनके उद्देश्यों के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित बताना है। सप्रू आयोग के सामने दिया बेरोजगारी की समीक्षा, हंटर आयोग के सामने दिया शिक्षा का विकास, इनाम आयोग के सामने दिया है भूमि संबंधी विवेचना। और ऑप्शन हमारे पास 1 और 3, 1 और 2, 2 और 3 और उपरोक्त सभी। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए, इसमें हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी हो जाएगा। देखिए, सप्रू आयोग कब आया था? सप्रू आयोग की बात करें तो वो कब आया था? 1852 में। किसके समय? यदि किसी के समय, अच्छा अभी भी बात करते हैं। हंटर आयोग कब आया था? हंटर आयोग जो आया था वो आया था 1982 में। और इनाम आयोग की बात करें तो वो आया था, अच्छा सप्रू जो आया था 34 में आया था, 52 में नहीं 34 में आया था, 1934 में आया था। हंटर कब आया था? हंटर आया था 82 में। और इनाम की बात करें तो ये आया था 1852 में। तो ये ध्यान रखेंगे। सप्रू, इसमें अध्यक्ष कौन था? तो ये डलहौजी। और हंटर में बात करें, डलहौजी नहीं आया। सप्रू में कौन आया था? सप्रू में आया था विलिंगटन। हंटर की बात करें तो हंटर में लॉर्ड रिपन। इनाम की बात करें तो इसमें आया था डलहौजी। ठीक, और ये इससे संबंधित है। सप्रू आयोग बेरोजगारी की समीक्षा से संबंधित था, हंटर आयोग शिक्षा का विकास और इनाम आयोग भूमि संबंधी विवेचना। तो ये ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और इनका सन भी ध्यान रखेंगे। ठीक, कब आए थे ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थापना वर्ष के अनुसार प्रथम स्थान पर है? डच ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए, इसमें हो जाएगा आपका सी ऑप्शन राइट। सबसे पहले कौन सी आई थी? पुर्तगाली आई थी। उसके बाद कौन सी आई थी? उसके बाद आई थी डच, पुर्तगाली, डच, फिर कौन सी आई थी? अंग्रेजी, फिर कौन सी आई थी? फ्रांसीसी। अंग्रेज के बाद फ्रांसीसी। पुर्तगाल की बात करें, ये कब आई थी? 1498। और डचों की बात करें, डच कब आए थे बताइए? डच आए थे 1600 में। और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कब आए थे? 1602 में। और फ्रांसीसियों की बात करें तो वो कब आए थे? 1664 में। ठीक है, अब आपको कमेंट करके बताना है इनकी प्रथम फैक्ट्री सबकी कहाँ कहाँ लगाई गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो कि यहाँ से पूछा जा सकता है इस वजह से। चलिए, क्वेश्चन है पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों का नेतृत्व किया था? नाना साहेब ने, विश्वनाथ बालाजी ने, सदाशिवराव भाऊ ने या माधवराव ने?
कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट, सदाशिवराव भाऊ ने। चलिए देखते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था। यदि पानीपत के तृतीय युद्ध की बात करें तो वो हुआ था 1761 में। किस किस के बीच हुआ था? एक तरफ तो मराठा थे और दूसरी तरफ जो था वो था अहमद शाह अब्दाली। कौन था? अहमद शाह अब्दाली। इसमें 3 युद्ध हुए थे। पानीपत है कहाँ पे? ये है आपका हरियाणा में, ये भी ध्यान रखना है, हरियाणा। और प्रथम युद्ध कब हुआ था? प्रथम युद्ध जो हुआ था वो हुआ था आपका प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में हुआ था, 1526 में हुआ था। सेकंड की बात करें पानीपत का द्वितीय युद्ध, ये हुआ था आपका 1556 में हुआ था, 1556 में हुआ था। फर्स्ट में किस किस के बीच हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध? जो ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। सेकंड की बात करें, सेकंड हुआ था अकबर और हैमू के बीच, अकबर और हैमू के बीच हुआ था। तृतीय जो हुआ था ये अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, सदाशिवराव और अहमद शाह अब्दाली, यानी मराठों की तरफ से सदाशिवराव भाऊ थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक को सुभाष चंद्र बोस द्वारा आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा गया? स्वामी दयानंद सरस्वती को, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को, या SN बनर्जी भी कहते हैं शॉर्ट में, तो वो भी ध्यान रखना। गोपाल कृष्ण गोखले को और स्वामी विवेकानंद को। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है एक तरफ समाचार पत्र दिए हैं और दूसरी तरफ प्रकाशक दिए हैं। द पायनियर के सामने दिया महात्मा गांधी, नेशनल हेरोल्ड के सामने दिया जवाहरलाल नेहरू, स्वदेश वाहिनी के सामने दिया CR रेड्डी और फ्री हिंदुस्तान के सामने दिया तारकनाथ दास। ऑप्शन है हमारे पास, सही सुमेलित बताना है। 1 और 4, 3 और 4, 2 और 4, 1, 3, 4। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा। देखिए इसमें हो जाएगा आपको कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका सी ऑप्शन राइट, 2 और 4। देखिए द पायनियर किसका था? महात्मा गांधी का नहीं था, महात्मा गांधी नहीं थे इसके प्रकाशक। तब कौन थे इसके? थे जॉर्ज एलन। कौन थे? जॉर्ज एलन। और नेशनल हेरोल्ड के कौन थे? नेशनल हेरोल्ड के ये तो जवाहरलाल नेहरू थे। स्वदेश वाहिनी की बात करें, स्वदेश वाहिनी में रेड्डी नहीं थे, तो कौन थे? स्वदेश वाहिनी में रेड्डी नहीं थी तो इसमें थे के रामकृष्ण पिल्ले, के रामकृष्ण पिल्ले, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें कौन सा गलत हो जाएगा? पहला हो जाएगा और तीसरा हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 2 और 4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक करने की मांग की गई? 1886, 1905, 1903, 1885। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 1886। ठीक है, 1886 में एक और था कोलकाता अधिवेशन, इसको ध्यान रखेंगे। 1886 में कोलकाता अधिवेशन हुआ था।
1905 में जो हुआ था बनारस अधिवेशन, बनारस, ये भी ध्यान रखेंगे। यदि 1903 की बात की जाए, 1905 में एक और हुआ था, 1905 में को और कौन सा हुआ था, मद्रास, मद्रास अधिवेशन। और यदि 1885 में बात की जाए, 1885 में ये था बम्बई अधिवेशन, बम्बई अधिवेशन। यदि इसी को यदि पॉलिटी पे लेकर जाए, न्यायपालिका और कार्यपालिका का जो पृथक्करण है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो आप बताएंगे किस में आता है, आर्टिकल 50 में आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये कोलकाता जो अधिवेशन था उसके अध्यक्ष कौन थे, वो नेरोजी थे, दादा भाई नौरोजी थे। इसमें कौन से थे, बनारस में थे गोपाल कृष्ण गोखले। और मद्रास वाले में कौन थे, मद्रास वाले में थे ललित मोहन घोष। और मुंबई वाले में कौन थे, मुंबई वाले में थे SN बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। कारण है, इसमें पहली बार व्यापक स्तर पर शिक्षा हेतु सुझाव एवं घोषणाएं की गई। ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, ऑप्शन है दोनों सही है, सही व्याख्या करता है, दोनों सही, सही व्याख्या नहीं करता है, ए सही है आर गलत है, ए गलत है आर सही है। कमेंट करेंगे, बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए इसमें होगा चार्ल्स वुड डिस्पैच किससे संबंधित था, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ठीक है। पहली बार व्यापक रूप से शिक्षा के हेतु सुझाव की घोषणाएं की गई, ये भी ठीक है। ऑप्शन दोनों ठीक है, व्याख्या भी करता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है अवध किसान सभा, बाबा रामचंद्र, बिहार किसान सभा, स्वामी सहजानंद सरस्वती, और कृषक प्रजा पार्टी के सामने दिया फजलुल हक, और आंध्र प्रांतीय किसान सभा के सामने दिया इंद्रलाल याज्ञिक। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। अवध किसान सभा कब बनाया गया था, इसकी स्थापना कब हुई थी, वो हुई थी 1920 में। बिहार की बात करें वो हुई थी 1927 में। कृषक प्रजा पार्टी कब बनी थी, ये बनी थी 1929 में। आंध्र प्रांत की बात करें किसान सभा की, तो वो बने थे 1928 में, ये भी ध्यान रखेंगे। और ये जो था इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इंदुलाल याज्ञिक नहीं थे, इंदुलाल याज्ञिक नहीं थे तो कौन थे, इसमें थे NG रंगा, NG रंगा, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, लॉर्ड लिटन द्वारा निम्नलिखित में से किस युद्ध में अग्रगामी नीति का अनुसरण किया गया, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध, और इनमें से कोई नहीं। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। ये जो युद्ध हुए थे ब्रिटिश साम्राज्य और अफगानों के बीच, ब्रिटिश साम्राज्य और अफगानों के बीच, इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध की बात करें तो कब से कब तक हुआ है, वो हुआ था 1838 से 42 के बीच। द्वितीय की बात करें, द्वितीय हुआ 78 से 80 के बीच। तृतीय की बात करें, यह हुआ 1919। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1902 में पुलिस आयोग की नियुक्ति की गई, इसके अध्यक्ष थे एंड्रयू फ्रेजर, यंग हस्बैंड और एंटोनी फ्रांसिस और स्कॉटमान। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। 1902 में पुलिस आयोग की नियुक्ति, तो इसमें थे एंड्रयू फ्रेजर, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेजी यात्री कैप्टन हॉकिंस के साथ भारत आया था जिसने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया है? विलियम फिंच, मिलडेल हॉल, जॉन चाइल्ड और विलियम हेजेज। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, विलियम फिंच। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, महाकवि भारवी जिन्होंने किरातार्जुनीयम नामक महाकाव्य लिखा था, निम्नलिखित में से किस एक शासक की राज्यसभा में निवास करते थे? महेंद्र वर्मन प्रथम, सिंह विष्णु, नरसिंह वर्मन प्रथम और नंदी वर्मन। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें हो जाएगा सिंह विष्णु, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अशोक के प्रमुख शिलालेख विषय दिए हैं। पहले शिलालेख पशुबलि की निंदा, चौथा शिलालेख भैरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा, पांचवा शिलालेख धम्म की व्याख्या और 13वां शिलालेख कलिंग का युद्ध। बताएंगे कौन सा राइट होगा। इसमें होगा आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यदि पांचवा शिलालेख धम्म की व्याख्या से नहीं है तो किससे है? ये है आपका 11वें शिलालेख में है धम्म की व्याख्या। पांचवें में क्या है फिर? पांचवें में है धम्म महापात्रों के विषय में जानकारी देखिए, कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 BC में हुआ था, तो ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय पाशुपात संप्रदाय है। पाशुपात संप्रदाय की स्थापना लकुलीस ने की थी। इजी क्वेश्चन है, केवल 1 केवल 2 दोनों सही दोनों गलत। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। देखिए, शैव धर्म का जो सबसे प्राचीन संप्रदाय है वो कौन सा है? पाशुपात संप्रदाय है। इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना लकुलीस ने की थी। ऑप्शन दोनों ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है? प्रथम, तृतीय, 10वें और 8वें मंडल में। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए, इसमें होगा आपका बी ऑप्शन, तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। प्रथम मंडल में किसका उल्लेख किया गया? प्रथम मंडल में जुए का उल्लेख किया गया है, जुआ। 10वें मंडल की बात करें, 10वें मंडल में कई सारे दिए हैं, जैसे कि वसुदेव कुटुंबकम की चर्चा 10वें मंडल में की गई है। 8वें मंडल की बात करें तो 8वें मंडल में क्या किया गया? अनार्यों का उल्लेख किया गया, अनार्यों का उल्लेख किया गया है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। इसमें वसुदेव कुटुंबकम 10वें मंडल में। चलिए, तीसरे में गायत्री मंत्र, प्रथम में जुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से नवपाषाण काल से संबंधित हैं? भीमबेटका के गुफा चित्र, पशुपालन का प्रारंभ, मानव द्वारा सर्वप्रथम आग का प्रयोग, पहिए का प्रयोग। ऑप्शन है हमारे पास 1, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 4।
कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा उत्तर सही है इसमें। देखिए इसमें जो पशुपालन का प्रारंभ है वो कब हुआ था, कहाँ हुआ था, वो हुआ था नवपाषाण में नहीं हुआ था। इनको 3 भागों में देखा जाता है, जैसे कि पूरा पाषाण, पूरा पाषाण, पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। ठीक है, तो पशुपालन का जो प्रारंभ हुआ था वो नवपाषाण में नहीं हुआ था, वो मध्य पाषाण काल में हुआ था। तो सेकंड तो गलत हो जाएगा, जहाँ जहाँ सेकंड है गलत है निकाल दो सेकंड वाले को ऑप्शन को, तो ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करने हेतु कार्टेज अर्मेडा व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू की गई थी? पुर्तगालियों द्वारा, डचों द्वारा, फ्रांसीसी द्वारा, अंग्रेजों द्वारा। कार्टेज या परमिट व्यवस्था भी की बोलते हैं, तो वो की गई थी पुर्तगालियों द्वारा। इन कंपनियों का आपको क्रम ध्यान रखना है, जो कि मैं पहले अभी इसी पार्ट 1 में ही पीछे बता चुका हूँ कि इनका कंपनियों का क्रम क्या था, तो वो भी ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, धर्म तृतीय रतन इशारा शिवाजी की जीवनी की किसकी प्रमुख रचनाएं हैं? बाल गंगाधर तिलक यानी कि बीजी तिलक, लाला लाजपत राय, ज्योतिबा फूले, दयानंद सरस्वती। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। इसमें होगा आपका ज्योतिबा फूले। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? ये थे 1827 से 1890 के बीच। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने वाले नामदेव संबंधित थे रैदासी संप्रदाय से, बरकरी संप्रदाय से, निफक संप्रदाय से और ब्रह्म संप्रदाय से। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका बरकरी संप्रदाय से, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। रैदासी संप्रदाय यानी कि वाराणसी, वाराणसी। और निपक संप्रदाय की बात की जाए, निपक संप्रदाय राजस्थान। और ब्रह्म संप्रदाय की बात की जाए तो बंगाल, पश्चिम बंगाल। ये भी ध्यान रखना है। और ये था महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, बाबर द्वारा लड़े गए निम्न युद्धों का सही काल क्रम है? चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध और खानवा का युद्ध। ऑप्शन है हमारे पास 1 2 3, 2 3 2 1, 3 1 2, 2 3 1। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। बाबर द्वारा जो लड़े गए थे, देखिए खानवा कब हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, 1527 में हुआ था। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 28 में, 1528 में हुआ था। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? वो हुआ था 1529 में, 1529 में। तो ये भी ध्यान रखेंगे। कौन सा राइट हो जाएगा? 27, 28, 29, 3 1 2, 3 1 2 किस में है? 3 1 2, 3 1 2, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, अष्ट प्रधानमंत्री परिषद दिया एक तरफ कार्य दें। सुमंत के सामने दिया है विदेश मंत्री, सर ए नौबत के सामने दिया सेना भर्ती संगठन और आमात्य के सामने दिया है वित्त राजस्व मंत्री। ऑप्शन है हमारे पास 1 3, सही सुमेलित बताना है 1 3, 2 3, 1 2 और 1 2 3। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें।
देखिए सुमंत विदेश मंत्री, ठीक है, इनके कार्य क्या था, विदेश मंत्री। सरे नौबत सेना भर्ती संगठन, ये भी ठीक था। अमात्य वित्त राजस्व मंत्री, ये भी ठीक था। ऑप्शन तीनों राइट है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है। कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, किसका, इसका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। यह एक स्थायी सदन है। विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है और विधान परिषद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए विधान परिषद क्या है, एक स्थायी सदन बोला जाता है इसको भंग नहीं किया जा सकता। स्थायी सदन है, दूसरा भंग नहीं किया जा सकता है, तीसरा इसका कार्यकाल 6 वर्ष का नहीं होता है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो ये कह रहा है इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, नहीं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन गलत ही पूछा है, ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का ताप विद्युत संयंत्र नहीं है। ओबरा, नरोरा, सिंगरौली और टांडा। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का ताप विद्युत संयंत्र नहीं है, ये क्या है, ये है आपका परमाणु संयंत्र। क्या है, परमाणु संयंत्र है, ना कि ताप संयंत्र। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है मूल अधिकार वाद योग्य होते हैं, इसका तात्पर्य है इन पर सार्वजनिक रूप से बहस की जा सकती है, इन पर सार्वजनिक रूप से बहस नहीं की जा सकती है, इनको लागू करवाने हेतु न्यायालय की शरण ली जा सकती है, इनको लागू करवाने हेतु न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, इनको लागू करवाने हेतु न्यायालय की शरण ली जा सकती है। किसमें है, यदि देखा जाए मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार हैं भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, भाग 3 में अधिकार दिए गए हैं। और किस अनुच्छेद से किस तक हैं ये अनुच्छेद हैं आपके 12 से लेकर 35 तक हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो ये आपको पता होने चाहिए, टोटल 12 से 35 तक। इनको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है और भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और इसमें अलग अलग होते हैं, जैसे कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सब आपको ध्यान रखने हैं कितने से कितने तक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है चोल काल में ग्रामीण प्रतिनिधि सभाओं के चुनाव में उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य योग्यता नहीं थी। उस गांव का निवासी हो, 30 वर्ष से अधिक आयु और लेकिन 70 वर्ष से अधिक नहीं हो, वैदिक मंत्रों का ज्ञाता हो, शिक्षित न होना। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए चोल काल में ग्रामीण प्रतिनिधि सभाओं के चुनाव में उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य योग्यता नहीं थी। उस गांव का निवासी हो, ठीक है। 30 वर्ष से अधिक आयु लेकिन 70 वर्ष से अधिक नहीं, ये भी ठीक है। वैदिक मंत्रों का ज्ञाता हो, ये भी ठीक है, लेकिन शिक्षित न होना ये नहीं थी। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मौर्य काल में राजस्व एकत्र करने का कार्य किया जाता था? प्रादेशिक, अंत्यपाल, समाहर्ता, इनमें से कोई नहीं। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक। प्रादेशिक, प्रादेशिक कौन होते थे? प्रांतीय गवर्नर, प्रांतीय गवर्नर कहलाते थे। यदि बात करें अंत्यपोल की तो ये सीमा रक्षक थे, सीमा रक्षक थे। समाहर्ता की बात करें राजस्व एकत्र करने वाले थे, राजस्व एकत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्कूलों में मिड डे मील कार्यक्रम के लिए प्रेरणा स्रोत है? अनुच्छेद 44, 45, 43 से 47। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा। देखिए 47 हो जाएगा इसमें, मिड डे मील के लिए कार्यक्रम प्रेरणा स्रोत है। 45 की बात करें ये शिक्षा से रिलेटेड है। 44 की बात करें समान नागरिक संहिता से रिलेटेड है। अनुच्छेद 43 आपको कमेंट करके बताना है कि ये किससे रिलेटेड है, अनुच्छेद 43A। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग अनुच्छेद केंद्र राज्य विधायी संबंधों के बारे में चर्चा करता है? भाग 10, भाग 11 अनुच्छेद 245 से 255, भाग 12 अनुच्छेद 255 से 265, भाग 10 230 से 250, इनमें से कोई नहीं। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। इसमें हो जाएगा आपका भाग 11 245 से 255, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा टिप्पणी की गई भाग 3 और भाग 4? भाग 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट्स हैं, और भाग 4 में क्या है? भाग 4 में डीपीएसपी हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये भी ध्यान रखेंगे। यदि भाग के आ जाए, भाग 4 के आ जाए, तो उसमें क्या है? उसमें भी आपके फंडामेंटल ड्यूटी हैं, उसमें फंडामेंटल ड्यूटी हैं यानी कि मौलिक कर्तव्य। चलिए भाग 3 के मध्य संतुलन संविधान का आधारभूत ढांचा है। केशवानंद भारती बनाम भारत संघ, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, सेंट स्टीफन वाद, और इनमें से कोई नहीं। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें हो जाएगा आपका मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। ठीक है, ये मिनर्वा मिल्स कब केस कब आया था? यह आया था आपको 1980 में आया था। और केशवानंद भारती की बात करें, यह आया था आपको 1973 में आया था। ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। हमने 50 क्वेश्चन देखे पार्ट 1 में। अब हम कल लेकर आएंगे पार्ट 2 51 क्वेश्चन का, पार्ट 2। फिर पार्ट 3 लेकर आएंगे 40 क्वेश्चन का। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।